Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Beyond Textbook in collaboration with the Banis Academy. I am your host, Aliza Naqvi, and we have a very special guest present here today. We have been trying to invite him for months, and we finally tracked him down. He has been teaching for over decades, yes, and he is an ACCA qualified, very famous and renowned for audit and assurance, performance management, and AAA. I am sure everybody now knows who he is. Let's welcome Sir Haris Hanif. Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Ji, how are you? I'm good, sir. How Thank are you so much for inviting me on this podcast. Thank you for finally making the time. जी एक्चुअली बहुत सारी टाइम कमिटमेंट्स हैं और कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से पॉडकास्ट जो है वो मैं थोड़ा सा लेट आया, इसके लिए सबसे पहले माजरत। और फाइनली आई एम हियर एंड आई एम हैप्पी टू हियर। We're happy to have you here as well. ओके Sir, सबसे पहले तो before going forward, I want to know, and I'm sure all of the students you have want to know, कि आप कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे, योर अर्ली लाइफ, व्हेन डिड यू स्टार्ट, और आपकी जर्नी में ACCA कहाँ से आया? अच्छा, मेरी जो जर्नी में ACCA था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन है, वो पहले से थी। व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, इंटर, बेसिकली आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो एक तो सबसे पहले ये होता है कि जो बच्चे साइंस या मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको ये अक्सर ये फिर होता है कि हम अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट करें या कैसे करें। तो उनके एक एक कॉमन सी एक प्रॉब्लम है कि अकाउंटिंग कैसे होगी, कैलकुलेशंस कैसे होगी। सो आई वाज अ गुड स्टूडेंट, यू कैन से एवरेज स्टूडेंट। Okay. और ACCA जो है वो मेरी लाइफ में आया डेफिनेटली फ्रॉम इंस्पिरेशनल। अच्छा, इसके ऊपर मैं आगे मज़ीद बात करूँगा कि करियर सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए। सो आई डिड स्टार्टेड माई ACCA ईयर्स बैक इन 2007। ओके, एंड वो कहीं से इन्फ्लुएंस हुआ था डिसीजन, या फिर आपको हमेशा से पता था कि आपने ACCA करना? नहीं, मुझे बिजनेस क्वालिफिकेशंस में ही आना था। ओके, सो आइदर इट कुड बी CA, इट कुड बी ACCA और इसी अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशंस के साथ ही। ओके, तो सर क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में भी कुछ ऐसे हैं, मेरे कज़न्स हैं जिनका ये बैकग्राउंड है, तो एक बड़ों को देख के हम छोटे जो है ना वो सीखते हैं। दैट्स इंस्पिरेशन एज वेल। तो सर आपने टीचिंग भी कहीं से बड़ों से देखी थी, या वो आपका अपना एक पैशन था? ये बाय बर्थ है अच्छा जी। ओके, इसको तो आप ये कह लें ये नेचुरल है, क्योंकि यू वोंट बिलीव कि मुझे जो है वो टीचिंग का जो एक जिसको कहते हैं ना पैशन या शौक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो था फ्रॉम क्लास 6। तो ये कैसे डिस्कवर हुआ? बस ये ऑटोमेटिकली। आप पढ़ाते थे अपने क्लासमेट्स को, या कि मैं मतलब ये होता जब मैं स्कूल से आया, फिर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में जाता था। तो हुआ ये कि हमारे जो टीचर थे, मुझे आज भी उनका नाम याद है, सर इफ्तिखार। तो उन्होंने बहुत अच्छी जो है ना मैं इंग्लिश जो है ना वो पढ़ाई थी, जिसमें टेंसेस और ये तमाम जब वेरी मच इंस्पायर्ड। तो जब मैं घर आता था तो मैं अपने बड़ों को, बड़े कज़न्स को, बाजी को, कज़न को, उनको लेके बैठ गया, आपको मैं टेंसेस सिखाऊं। और वो कुछ ऐसा ना कि मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि दैट आई हैव समथिंग मतलब टू स्पीक और ये तमाम चीज़ें। तो वैसे मुझे शौक़ था और मैंने लाइफ की जो फर्स्ट ट्यूशन है वो दी थी व्हेन आई वाज इन क्लास 9। वो जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, और क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद थी। तो 2 महीनों में मैंने जो केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया था एक स्टूडेंट को। सो व्हेन आई वाज इन क्लास 9, तो उसमें ये था कि वहीं से जो है ना वो स्किल्स मेरी डेवलप होना शुरू हुई थी, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली तो फिर वो आज आपके सामने। वाओ। तो सर जब आपका ACCA हो रहा था, आपने उस ड्यूरेशन में भी आपने पढ़ाया? यस। ओके, अगर आप ACCA की ट्यूशन को कंसीडर करते हैं, सो ACCA की लेक्चरिंग मैंने देना शुरू की थी व्हेन आई वाज इन स्किल्स मॉड्यूल। जब मैं खुद एक स्किल्स मॉड्यूल का स्टूडेंट था, तो उस वक्त मैं पढ़ाता था कैट को, जो आज के दौर में FIA के नाम से पहले ही हुआ करता था कैट। तो वहाँ पर जो है वो मैंने उसको ट्यूशन देना शुरू की थी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। ओके, और आपको उस वक्त ये आइडिया हुआ था कि आप मे बी इसको एज अ करियर परस्यू करेंगे, या बस एक साइड हॉबी थी? नहीं, बिल्कुल आइडिया था। ओके, इनफैक्ट नॉट एन आइडिया, एक्चुअली कोई चीज़ होती है ना, जब आप कोई चीज़ काम करना स्टार्ट करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें आप ये मत कंसीडर करें कि अगर नहीं हुआ तो मैंने कभी भी जो भी काम स्टार्ट किया है, चाहे वो टीचिंग में है, चाहे वो स्टडी में है, ये माइंडसेट से कभी स्टार्ट ही नहीं किया था कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो फिर वो इंसान कुछ भी कर ले वो कभी भी नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, बिफोर कमिंग इनटू द फॉर्मल टीचिंग ये इंस्टीट्यूट्स में इन ALP लेवल पे, डेफिनेटली ACCA बैकग्राउंड है, तो मैंने फर्म में भी एक काम किया था, कंपनी में भी काम किया। सो जब मैं बिल्कुल ही पैकअप करके वहाँ पर आ रहा था ना, जब जॉब करके, क्योंकि जॉब में ये था अकाउंट्स ऑफिसर की मैं डेजिग्नेशन थी और अच्छी रिनोन कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी थी।
तो जब मैंने वहाँ से छोड़ा और मैं टीचिंग पे आया, ये बात है 2011 की, ओके। मैं डिफरेंट ALP में था। सो वहाँ पर हमारे एक टीचर थे, आई एम नॉट टेकिंग द नेम। सो उन्होंने कहा था बेटा आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, इन द सेंस कि आप हर चीज़ छोड़ के एकदम टीचिंग में आ रहे हो, कहीं ना चले तो। तो मैंने उनकी बात सुनी, समझ में आई क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस थे। नेक्स्ट डे से मैंने उनकी बात को भूल गया, मतलब मैं भूल गया। मैंने बोला अगर मैं यही सोचता रहूँगा तो वो ना एक माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी कि मैं ये नहीं कर सकता। और व्हेन आई स्टार्टेड द टीचिंग एट दिस ग्रुप लेवल या एट द लीडिंग लेवल, तो मेरी क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट था। Really? यस, जस्ट वन स्टूडेंट। इवनिंग क्लास में एक स्टूडेंट था। तो मुझे उस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट ने कहा विल यू टीच फन स्टूडेंट? मैंने कहा श्योर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। फिर वो 1 से 2, 2 से 4, और फिर एक वक्त ऐसा भी था कि यहाँ TSA में मेरी हर क्लास जो है वो ऑडिटोरियम में हुआ करती थी, ऑनलाइन सिस्टम से पहले, कोविड से पहले। सो उन टीचर की बात को मैंने सुना, उसी वक्त फोकस किया, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मैं भूल गया। लेकिन आज भी याद है इसलिए क्योंकि बिकॉज जो चीज़ आप जिसमें आपका पैशन है ना, फिर वो आप जितने मर्जी नेगेटिविटी से आप सराउंडेड हो जाए, उसको आपको भूलना होगा, फिर ही जाके कोई ना कोई काम होगा। फिर चाहे वो टीचिंग है, जॉब है, एंड ऑल दैट थिंग, दैट्स इट। तो फिर ये आइडिया नहीं था, प्लान भी नहीं था, ये पैशन था जिसने मोटिवेट किया एक स्टेप लेने में। हम असल में जो है ना वो दूर रहते हैं पहले स्टेप पे। हमेशा जो पहला स्टेप होता है ना लाइफ में, किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो आपको पढ़ाने का हो, चाहे वो पढ़ने का भी हो। बच्चे बोलते हैं ना कल से पढ़ेंगे, जैसे आज जुम्मा है तो भाई पीर से शुरू करेंगे, आज से शुरू कर लो, 28 तारीख है तो पहले से शुरू करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो थोड़ा सा पेनफुल भी होता है और आपको अच्छा भी नहीं लगता। उस मोमेंट पे अगर आपने कोई काम किया ना, सो रेस्ट ऑफ द पे अल्लाह ताला रास्ते खुद बनाते जाता है, अगर आपकी नीयत सच्ची और आप उस काम के लिए बने हैं तो। डेफिनेटली। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि आपने कॉर्पोरेट लाइफ भी अपनी एक्सप्लोर की है, यू डिड वर्क एज वेल, तो जब आप सब कुछ वाइंड अप करके आ रहे थे, डिड यू हैव अ सेंस ऑफ रिग्रेट, या अभी कहीं आगे जाके यू डिडंट हैव इट? जब देखें एक टर्म होती है ना, इसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ। एक चीज़ को आपको हासिल करना है, दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। अब डेफिनेटली मैं यहाँ पर अभी बैठा हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमिटमेंट छोड़ के आया हूँ, ठीक है ना। मैं ट्रैवल करके आया हूँ, कमिटमेंट छोड़ के, बहुत सारी चीज़ें, तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो अगर आपको कोई एक चीज़ करनी है तो आपको कोई ना कोई चीज़ छोड़नी होगी, उसमें रिग्रेट कैसा? या फिर वो काम नहीं करो, वो काम नहीं करोगे, रिग्रेट नहीं होगा, ज़ीरो। लेकिन फिर उसमें रिग्रेट पता है क्या होगा कि यू हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, यस। आपके अंदर स्किल्स भी थी, टाइम भी था, इसके बावजूद भी वो काम नहीं किया, वो एक बहुत बड़ा रिग्रेट है। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ ऑफिस लाइफ छोड़ के टीचिंग में आना, या मतलब जिसको आप कहते हैं फुल टाइम टीचिंग में आना, कोई रिग्रेट नहीं हुआ। TSA में यहाँ पे मैं 2018 से जो है ना वो पढ़ा रहा हूँ। सो इट हैज़ बिन 6 years, सो टाइम का पता भी नहीं चला। उससे पहले कहीं और था, उससे पहले कहीं और था, वहाँ से छोड़ा, एक टाइम गुजारा था ना जस्ट 6-7 साल, तो इट्स अ पेनफुल टाइम लिविंग। लेकिन जब आप एक चीज़ अगले स्टेप पे जा रहे हो तो फिर रिग्रेट वो एक छोटा सा मोमेंट होता है, रिग्रेट को आपको सोचना नहीं है, वरना ज़िंदगी भर वो रिग्रेट जो है ना वो कैरिड फॉरवर्ड होता जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आई हैव गॉट ज़ीरो रिग्रेट, मतलब या यू कैन से मिनिमम रिग्रेट, कुछ भी नहीं था। दैट्स वंडरफुल। उसमें कोई बात नहीं। सर, आउट ऑफ ऑल द ACC सब्जेक्ट्स, आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स ही क्यों चुने? कौन सा कॉम्प्लिकेटेड? सारे। क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? सर मतलब बच्चों को जो स्ट्रगल्स फेस करते हैं, जो ऑडिट में या AAA में या PM में, तो कहा जाता है कि PM बहुत मुश्किल होता है, ऑडिट बहुत मुश्किल होता है, तो आपने यही मुश्किल सब्जेक्ट्स क्यों लिए? देखिए अलीज़ा, मैं एक बात बताऊँ आपको, जब आप ACC का ग्लोबल पास रेट्स चेक करें तो अराउंड एवरी पेपर हैज़ गॉट द पास रेट अराउंड 50%, 51%, समथिंग लाइक दैट। PMAA AAA का पास रेट कम है, ठीक है। और एक चीज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आसान लगती थी। ओके। मतलब नॉर्मल जो एक आजकल के तमाम स्टूडेंट को होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आसान है, कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल है। सेम वाज विद मी एज वेल, बट आई फाउंड कॉस्टिंग एंड ऑडिट इंटरेस्टिंग, नॉट मुश्किल, नॉट डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग। तो जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, फिर ना वो आपको मुश्किल लगती है ना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो यही चीज़ जो है ना वो, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड द ऑडिट पेपर एंड PM पेपर, बिकॉज आई लव दीज सब्जेक्ट्स। ओके। अब ये एक अलग चीज़, उसकी मैं आपको एक छोटी सी रीज़न बताऊँ। देखें, जो हमारे स्किल्स के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, तो F7 या F6 TX एंड FR वो रूल बेस्ड पेपर्स हैं, उसमें देयर आर रूल्स, यू हैव टू कंप्लाई विद दोज रूल्स। लेकिन PM और AA के अंदर ना आपका यूज़ होता है एनालिटिकल स्किल्स।
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, थिंक बियॉन्ड बाउंड्रीज, TSA में लिखा जाता है ना। तो वो बच्चे बाउंड्री से बाहर निकल के सोचते ही नहीं है। वो पता है क्या करते हैं कि आप हमें बता दें भाई ये कैलकुलेटर है, आंसर आ गया, कोई फॉर्मूला बता दें, आंसर आ गया और हम क्लिक करें और हमारा पेपर पास हो जाए। तो जब आपका फोकस ही पास होने के ऊपर है, पास तो हो जाएगा, सीखोगे कुछ नहीं। सो PM और AA जो एक थे ना कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एनालिटिकल स्किल्स एंड पीपल डू नॉट यूज दोज एनालिटिकल स्किल्स, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनको पेपर्स में, बल्कि मैं आपको बताऊँ लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम आएंगी। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं 10 साल से ज़्यादा ही हो गए माशाल्लाह पढ़ाते हुए, सो अब आप मेरी एज नहीं पूछिएगा, सो दैट्स फाइन। सर बता दे। 22 ईयर्स में आप थोड़ा ऐड ऑन करते जाए, ठीक है? तो करते जाए, कोई मसला नहीं। 22 प्लस जी, फ्यू मंथ्स और मज़ीद फ्यू मंथ्स। तो उसमें मैं बताऊँ आज भी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर मैं ऑप्शनल में कौन सा पेपर सेलेक्ट करूँ, मैं FD से आया हूँ, कौन सा पेपर पहले लूँ? चलो ये तो एक काउंसलिंग है। जब स्किल्स के बाद प्रोफेशनल का बच्चे पूछता है ना, इसके बाद बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ACCA की वैल्यू है। और मैं आपको बताऊँ काउंसलिंग के लिए और भी स्टूडेंट्स आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कभी कभार, और कभी कुछ बच्चे फेस टू फेस मिलने भी आते हैं। तो उसमें ना एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंटर हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। मतलब सपोज यू आर अ स्टूडेंट, सर इंटर मैंने कर लिया है मेडिकल से या इंजीनियरिंग से या कॉमर्स से, मैं BBA में जाऊँ, CA में जाऊँ, ACCA में जाऊँ? शुरू से मैं आपकी गाइडेंस पे चल रहा हूँ, शुरू से ही मैं लोगों की जो है ना, जिसको कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे चल रहा है, बिल्कुल एकदम अपना सेंस यूज़ नहीं करना। तो ये सिर्फ PM और AA का काम नहीं है, ये आपकी लाइफ का भी काम है। यू डू नॉट यूज़ योर एनालिटिकल स्किल्स, तो वहाँ पे फिर गलत मशवरे देने वाले भी मिलेंगे, सही देने वाले मिलेंगे। तो फिर जो है ना वो लोगों की गाइडेंस भी आप चलोगे, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, एनालिटिकल स्किल्स, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ वो नहीं यूज़ कर सकेंगे। फिर ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। चाहे डिसीजन मेकिंग, देखिए लाइफ में ना बहुत बड़ी, आपको ना एक मोमेंट पे आके बहुत बड़े बड़े फैसले भी करने पड़ते हैं लाइफ में, मतलब जिसको हम कहेंगे बिग डिसीजन, सिग्निफिकेंट डिसीजन। तो उसमें क्या मैं आपकी एडवाइस लूँ, इनकी एडवाइस लूँ, उनकी एडवाइस लूँ, आप कहेंगी यस, वो कहेंगे नो, वो कहेंगे यस, वो कहेंगे यस। तो एनालिटिकल स्किल्स जो है ना उसको बहुत वैल्यू करना चाहिए, ना सिर्फ अपने पेपर्स में बल्कि डिसीजन मेकिंग डेली लाइफ में भी। सो ये एक कमी है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स फील कि भाई PM और AA का जो पेपर है ACCA में वो अजीब सा है, मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। दैट्स द थिंग। आई डोंट फाइंड इट मुश्किल, डिफ़िकल्ट, इट्स इंटरेस्टिंग। उसको पेपर के ऑब्जेक्टिव को समझें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं ना, F1, F2, F3 के, चलो कोई बात नहीं, खैर हो गई। जो स्किल्स में आते हैं ना बच्चे, मैं आपको बताऊँ अमूमन बच्चों का ये होता ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता। मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर PM में हो, तो आपको पता है ACCA ने हर एक पेपर का एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि इस पेपर को पढ़ाने का मकसद क्या है। जैसे अगर आपको मैं पेपर PM पढ़ा रहा हूँ तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मैनेज करना। टैक्स का पेपर क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका एक मकसद ये है कि जहाँ से इनकम आ रही है, मुझे पता है, अल्लाह को पता है, अगर आप शादीशुदा है तो बीवी बच्चों को बताया होगा, नहीं तो किसी को बताया होगा, गवर्नमेंट को नहीं पता होता, तो आपको एक टैक्सेबल इनकम, मतलब व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर। तो जब एक ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है तो चीज़ मुश्किल, इंटरेस्टिंग उसमें आपको लगेगा कुछ भी नहीं। दैट्स द ओनली रीज़न कि बच्चों को कोई भी पेपर जो मुश्किल लगता है, मतलब आप देखिए यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन में IT डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, आपके पास ये मीडिया डिपार्टमेंट है, ये हमारे इतने जो स्टूडियो डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हर एक काम को करने से पहले ना उसकी एक स्क्रिप्ट होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्लियर नहीं है। तो जब ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं, आपको पेपर मुश्किल लगेगा, स्टूडेंट्स को मुश्किल लगेगा, ये ज़रूर होना चाहिए। ओके, वंडरफुल। आई रियली लाइक हाउ यू हाईलाइटेड दिस एस्पेक्ट सर। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट की लाइफ में कि ये हाईलाइट हो और हर एस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट भी हो जी। और सर कमिंग फॉरवर्ड आई वांट टू आस्क यू अबाउट अ फ्यू सेटबैक्स दैट यू मे हैव फेस्ड, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स किसी जिसको वो लुक अप टू करते हैं, जो रोल मॉडल हो उनकी लाइफ में, अगर उनके सेटबैक्स वो सुने तो दैट इज़ येट मोर इंस्पिरेशनल फॉर देम कि दे ऑल्सो वेंट थ्रू सिमिलर थिंग्स। तो सर अपनी लाइफ का अगर कुछ आप शेयर करना चाहें ऐसे। अभी बताना ज़रूरी है? नहीं भी बताना ज़रूरी। ओके, देखिए हम इसको रेलिवेंट रखते हैं फॉर द स्टूडेंट्स लाइफ में, ठीक है। कभी भी लाइफ में ना आपको ना जिगजैग आता रहता है, कांस्टेंट नहीं आता। कांस्टेंट जब आता है व्हेन यू आर डाइड, डेथ, कांस्टेंट। लाइफ इज अप्स एंड डाउन्स।
सो आई ऑल्सो फेस दोज थिंग्स, मैनी अप्स मैनी डाउन्स. अगर हम स्टडीज़ को रेलिवेंट रखते हुए आपको बात बताएं, सो मेरे भी पेपर्स फेल हुए थे. ऐसा नहीं कि मेरा CCF फर्स्ट गो में क्लियर हुआ. सो आई फेस फेलियर. अच्छा, उसमें डिपेंड करता है ना, आप फेल हुए ना तो आपको पता है या नहीं. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं. अब ये मत पूछना कौन कौन से पेपर कितनी नहीं, अटेम्प्ट्स नहीं, लगी. नहीं. आप पूछ ले, मैंने जवाब ही नहीं देना चाहा. तो उसमें मैं जैसे आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ. जैसे मेरा एक पेपर रुका था और आई न्यू कि ये पेपर मेरी अपनी गलती की वजह से रुका है. ओके. क्योंकि हमने सारे जो एग्ज़ाम्स हैं स्किल्स के और प्रोफेशनल्स के, वो हमने दिए लिख के. मतलब उस वक्त ये CB वाला सिस्टम नहीं था, वो तो 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ है. मैं उससे भी पुराना हूँ, मतलब अगेन एज नहीं पूछना. तो उसमें ये Few था, months. चलो 24 साल से भी ऊपर करना है. तो उसमें मैं आपको बताऊँ, उसमें ये था कि आई स्किप 6 to 7 चैप्टर्स, छोड़ दिया था मैंने. क्यों? वही स्टूडेंट, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, दिल नहीं चाह रहा. तभी आप बहुत रिलेट मैं आपको करते बताता हैं. हूँ ऑन अ सीरियस नोट. और जब मैं फेल हुआ, और फेल भी इतने ज़्यादा गैप से नहीं हुआ, मतलब अराउंड 40s में हुआ. और जो चैप्टर्स मैंने छोड़े थे वो पेपर्स में आए, एग्जामिन हुए. और उस फेलियर पे मुझे कोई रिग्रेट नहीं था. वजह पता है क्या? मैंने पढ़ा ही नहीं था उसको. मैंने बाद में फिर पता है क्या किया, अपने आप को ना एक माइंड सेट होती है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक माइंड सेट होता है. मैंने उन चैप्टर्स को पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा, एंड आई न्यू कि अब ये पेपर पास होगा. आप कुछ भी फेलियर होता है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, आई एम द टीचर, लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छा टीचर जो है ना, वो किसी भी पर्सन का वो उसका फेलियर होगा. अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे. बच्चे या हम कोई भी प्रोफेशनल अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते ना, दैट्स द ओनली रीज़न. आई एक्सेप्टेड कि मेरी ये गलती है. मैंने उन पेपर्स को स्किप किया, उन चैप्टर्स को स्किप किया, आई गॉट फेल. नेक्स्ट टाइम में मैंने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा. टीचर ने नो डाउट एक्सीलेंट वे से पढ़ाया, ठीक है. वो बच्चे के अपने ऊपर एब्जॉर्ब करने के ऊपर होता है. तो आई पास आउट द पेपर. सो इट्स ऑल द थिंग. तो लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती है. मैं आपको बताऊँ, आई यूज टू ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंज, बट करेंटली आई डोंट. सो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं बोलूँगा, ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर मैंने काम किया था, विदाउट एनी हैविंग अगेन एनालिटिकल स्किल्स की कमी. तो उसमें दे वर प्रॉफिट, दे वर लॉस. फिर देन अब तो खैर मेरे पास वो टाइम भी नहीं है, और फिर मैं अब करता भी नहीं हूँ. सो कहने का मकसद पता है क्या है, कि उससे मैंने सीखा कि जल्दबाजी नहीं होती है, मशवरा ज़रूरी होता है. आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो देखभाल के सोच समझ के करनी चाहिए. इफ़ यू आर फेल, एनालाइज इट. मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एक ज़िंदगी का टास्क है, या ज़रूरी नहीं हम इसको शीशे की स्टडी तक भी रखें. आपका एडवर्स सिचुएशन हुई, मतलब फॉर वट एवर द सिचुएशन इज, इट वॉज एन एडवर्स सिचुएशन. एनालाइज इट. मेरी गलती थी, डेफिनेटली होगी. या मैंने सपोज उस बंदे ने मुझे गलत मशवरा दिया, इसने गलत मशवरा दिया, मैंने अमल क्यों किया, मैंने एनालाइज क्यों नहीं किया, अपनी अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल की. तो ये जो है ना, वंस यू फाइंड आउट योर द रीजन, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड. एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, कि आप फॉल्ट पर हो. Yes, definitely. ये बहुत मुश्किल है. ये आपको करना चाहिए. या किसी भी, मतलब जो भी देख रहे हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हैं, बच्चे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कुछ भी हैं, तो एनालाइज द मिस्टेक कि क्या हमारी टेक्निक में फॉल्ट था, मशवरे में फॉल्ट था, हमारी स्ट्रेटजी गलत थी, इम्प्रूव इट. तो अगले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. That's wonderful. अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि you have experience with international and in Pakistan as well. Like आपके students are all over the world, माशाल्लाह. तो सर, what is the method that you prefer? Like अगर आप physical की बात करें, प्री कोविड, और जब फेस टू फेस स्टूडेंट्स बैठे होते थे एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट होता था, डू यू प्रेफर टीचिंग इन दैट एनवायरनमेंट, या फिर अब दैट एवरीथिंग हैज़ स्विच्ड टू डिजिटल मीडिया एंड अब तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, तो डू यू प्रेफर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और फिर उसके बाद जो आपका एक बॉन्ड बन जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, एंड फिर वो आपसे रीच आउट कर रहे होते हैं फॉर एडवाइस एंड यू नो अबाउट देयर डेली लाइव्स, और अपने मसले डिस्कस कर रहे होते हैं. सो व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म एंड द मेथोडोलॉजीज दैट यू नाउ प्रेफर? I don't prefer physical teaching. I don't prefer online teaching. I don't prefer recorded lectures. Then? I do prefer flexibility. Okay. अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ. मैंने पहली बार जो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाई थी ना, मैंने वॉज इन अनदर ALP, वो पढ़ाई थी 2015 में, 2015 में. ऑनलाइन टीचिंग ये नहीं फेमस कोविड के बाद हुई है, उससे पहले भी हुआ करती थी. Okay. सो लिटरली आई वॉज नॉट कंफर्टेबल.
मैं उस वक्त वो वाइट बोर्ड पे और मार्कर से जब तक हाथ काले पीले नहीं हो मज़ा नहीं आता था पढ़ाने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Then the CEO of that organization, he told me, he asked me कि आरिस ये जो है ना इंटरनेशनल एक स्टूडेंट है, इसको ऑनलाइन पढ़ाना है और अब टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करें. मुझे सीरियसली बिल्कुल भी जो है ना वो मज़ा नहीं आता था उसमें ऑनलाइन पढ़ाने में और टैबलेट पे, और ये और अब तो बोर्ड पे हाथ नहीं चलेगा. तो जब मैंने पढ़ाया, उसकी सिचुएशन को समझा, तो वो चीज़ें. एंड देन फिजिकल टीचिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो तो एक ट्रेडिशनली हम सब चलाते आ रहे हैं और तमाम चीज़ें. कोविड के बाद चीज़ है ना, एक चीज़ होती है एडेप्टेबिलिटी. मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं, सिर्फ ये मेरी टीचिंग के ऊपर नहीं है जी. वक्त के साथ अगर आपने अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं किया ना, तो आप या तो उस रेस में पीछे रह जाओगे, या तो फिर उस रेस में आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आप कांस्टेंट रहेगा. ठीक है ना. जैसे आप एग्जांपल इन माइक्स की एग्जांपल ले लें, कितने वायर वाले माइक आते थे, वायरलेस आ गए, ब्लूटूथ आ गया. सो व्हाई डू पीपल प्रेफर ब्लूटूथ या फिर वायरलेस माइक, या क्यों वो वायर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज है ना, फ्लेक्सिबल है. सो ना मैं फिजिकल टीचिंग को अच्छा कहूँगा, ना ही ऑनलाइन या रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छा कहूँगा. एज अ लेक्चरर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, सबसे पहली चीज़, आई शुड हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंज. मैं आपको बताऊं कि मेरी क्लास में स्टूडेंट्स फिजिकल भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, साइमल्टेनियसली आई एम डीलिंग विद दैट. यानी कि फिजिकल भी पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन को जूम पे जो है वो उनके चैट भी आंसर कर रहे हैं. और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो डिफरेंट स्ट्रीम है, उनको अलग टाइम पे मैं उनके क्वेरीज के आंसर करता हूँ. अगर मैं ये नहीं करूँगा तो आप मेरे नाम के नीचे से इंटरनेशनल ट्यूटर का टैग निकाल दो, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता. जहाँ है वहाँ है. ठीक है. सो अब और यही चीज़ जो है ना वो लाइफ में भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिंग द चेंज. और ACC इसको खुद वैल्यू करता है. 2016 से आप पहले चले जाएं, पेपर एग्ज़ाम जो है वो पेपर पे होते थे और बॉल पेन पे पेन से काम करना. तो वाई ACC ने क्यों स्विच किया इस पर? चेंज ना, कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट. तो अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो उसके लिए यू हैव टू टेक द नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजी. तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, ना फिजिकल ना ऑनलाइन. अब वो F1 में एक होती है ना थ्योरी, कॉन्टिजेंसी थ्योरी. Everything, nothing is best. The best is the one which fulfills the requirement of the situation. So recorded lectures अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. ये आपका टाइम सेव करेगा, ट्रैवलिंग सेव करेगा. और आजकल के दौर की मैं एग्जांपल लूँ कि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर स्टूडिंग फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आप ट्रैवलिंग का टाइम जो सेव करोगे ना, यू कैन लर्न अदर ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस. तो वो आपको आगे एक्सप्लोर करेगा. अब वो डिपेंड करता है अगेन यूज़र के ऊपर कि वो उस टाइम को कैसे यूज़ करता है. वो घूमने फिरने में, रोमिंग हेयर एंड देयर और ये तमाम चीज़ें. तो और फिजिकल, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अभी भी इन द वर्ल्ड, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो उनको प्रेफर करते हैं हमें फिजिकल पढ़ना है. तो उन बच्चों को फिजिकल पढ़ाना चाहिए, ना कि हम उनको ऑनलाइन में शिफ्ट करने की एडवाइस दें. हाँ, उनको काउंसिल ज़रूर करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए. सो आई डू प्रेफर फिजिकल प्लस एवरी मोड ऑफ लर्निंग. आई डू प्रेफर लर्निंग आइदर फिजिकल, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड, एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल. So nothing is best. Okay, interesting. ठीक है. That's it. अच्छा सर, what is your secret recipe? Regarding? Because आपकी बहुत लंबी लिस्ट है positions. जी. Be it international, be it nationwide. तो इसकी क्या secret recipe है? And be it AA, be it AAA, be it PM, सब में ही इंडिविजुअल पोजीशंस. तो इसका क्या राज है? इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें देखें बच्चों की पोजीशन है ना, इसमें ऑब्वियसली टीचर का एक रोल होता है. मैं आपको बताऊँ टीचर का रोल कहाँ तक होता है, जहाँ तक आपको टॉपिक समझा दिया, ख़त्म हो गया. बच्चों से पूछा बेटा आपको समझ आ गया, बोला हाँ, टीचर का रोल ख़त्म. बच्चे ने सवाल किया, टीचर का रोल फिर रिस्टार्ट, आप उसको क्वेरी का आंसर करो. एग्ज़ाम परफॉर्मेंस स्टूडेंट की होती है. मैं आपको एक बड़े मज़े की एक मिसाल देता हूँ, वो रियल एग्जांपल है, और वो इस स्टूडेंट की है, हमाद की. अभी रिसेंटली जो जिनकी मार्च में वर्ल्ड टॉप आई है F8 में. मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा लाइक अदर्स के, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आप मुझसे पढ़ लो तो आपकी पोजीशन आ गया, पास हो जाओगे. डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. सुने ना, बड़ी फेमस टर्म है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. मैं आपको बताता हूँ, मेरी ही क्लास के बच्चे फेल भी हुए हैं, मेरी क्लास के बच्चे पास भी हुए हैं, 70s 80s और वर्ल्ड टॉप तक भी गए. बच्चों की अपनी मेहनत होती है. बच्चा था हमाद, मुझे बिल्कुल याद है, मार्च का रिसेंट स्टूडेंट था. तो ही वॉज फ्रॉम पेशावर, ऑनलाइन. मैंने उसको भी देखा भी नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का स्टूडेंट. उसने एक दफ़ा मुझे बोला कि सर मुझे ऑडिट बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये चीज़ हो नहीं रही. अच्छा, मैंने फिर उसका सैम्पल बेस पे एक आंसर चेक किया.
मैंने कहा बच्चे तेरा ये नहीं ये मसला है, इसको इम्प्रोवाइज़ करो। आई डोंट रिमेंबर मैंने उसको कॉल की थी या वॉइस नोट किया था, किसी भी मोड से मैंने उसका ना मोटिवेट किया। मैंने कहा भाई सबसे पहले ना एक चीज़ तुम करो, F8 को पढ़ो नहीं, अपने ना माइंडसेट पे इम्प्रूवमेंट करो, ये निकाल दो जहन से कि ये मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा। वो रियली बहुत इंस्पायर हुआ। और फिर जब उसकी ये पोजीशन है, उसने मुझे बोला सर आपने जो उस दिन कहा था ना, मैंने उसी को बस आगे कैरिड फॉरवर्ड किया था, रिजल्ट आपके सामने है। सो इट्स नॉट, कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। मतलब मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप मुझसे पढ़ें यू विल गेट द पोजीशन, आप मुझसे पढ़ें यू विल फेल, आप मुझसे पढ़ें यू विल पास, यू विल गेट द पोजीशन एज वेल, बट अगेन इफ़ यू फॉलो द राइट पाथ एंड द राइट एडवाइस। सो ऐसा कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं है, मैं कोई घोल के पिलाता नहीं हूँ। कोशिश होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है, मैं घोल तो दूंगा, आप पियोगे या नहीं, डिपेंड ये करता है। सो वो जो बच्चे पी जाते हैं वो कर जाते हैं, दैट्स अ वेरी थिंग। तो देयर इज़ नो सीक्रेट रेसिपी एट ऑल। ओके, ठीक है। मज़ीद सीक्रेट रेसिपी अगर आपको जाननी है तो आप क्लास में आइए। तो आपको पता ओके, अच्छा सर, व्हाट कीप्स यू सो पॉजिटिव? क्योंकि स्टूडेंट्स का हमेशा, जैसे आपने भी डिस्कस किया, एंड वैसे भी आपके जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं या आपका जो फीडबैक आता है वो हमेशा ये होता है कि सर इज़ ऑलवेज सो इंकरेजिंग, ही इज़ ऑलवेज सो पॉजिटिव। तो सर बिकॉज आप दूसरों की तरफ इतने पॉजिटिव हैं, इट्स बिकॉज आप खुद इतने पॉजिटिव इंसान हैं, तो व्हाट कीप्स यू सो पॉजिटिव? what keeps me positive, and the thing is positive mindset. That's it, very simple. तो वो आता कहाँ से है पॉजिटिव? वो अंदर से आता है, ओके, वो कमिटमेंट से आता है, वो डेडिकेशन से आता है। वंस यू डिसाइड समथिंग एंड यू हैव टू स्टिक ऑन दैट। मुश्किल होता है, लेकिन जिस मोमेंट पे आप थोड़ा जिगजैग हो रहे होंगे ना, तो उस पे आपको जो ना उस टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल रहना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई एम ए स्टूडेंट, और अभी इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम है, 1 घंटा है। आई हैव गॉट मैनी चॉइसेस, मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं घूमने चले जाऊँ, मैं ये कर लूँ। तो अगर तो मैंने वहाँ पे घूम लिया और ये कर लिया, तो फिर घूमते ही रहेंगे ज़िंदगी भर, वो घूमते ही रहेंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना ना बहुत ज़रूरी, किसी भी काम के लिए। आपके पास अगर माइंडसेट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको बताऊँ आपके पास, मैं अच्छा व्हाट्स कीप मी पॉजिटिव, व्हाट्स कीप मी पॉजिटिव, फियर फ्रॉम हैविंग समथिंग नेगेटिव, दैट्स कीप मी पॉजिटिव। ओके, आई डोंट वांट कि कुछ नेगेटिव हो तो आप उसमें पॉजिटिव हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द गेट रेडी फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर इट, बट गो फॉर द पॉजिटिविटी। और अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको सरप्राइजिंग नहीं लेना चाहिए। तो आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई चीज़ें जो है ना, वो एक जिसको हम कहेंगे ना साबित कदमी, वो आपके पास होनी चाहिए। साबित कदमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉजिटिव माइंडसेट वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स कीप मी पॉजिटिव एज वेल। this is a wonderful note, sir, and you've ended it at a very nice note. We thank you for your time, and we're very appreciative that you were able to do this with us, and inshallah to many more ahead. We wish you all the best for all your future endeavors. Thank you, sir. Thank you very That much. is all for today. I will catch you guys in the next episode.